जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 64 हमारे चैप्टर 6 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, जिसमें हम क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टडी करेंगे। और हमारे पूरे ऑडिट के जितने भी लेक्चर्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल लेक्चर है आज वाला। स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एंड में आप ना ये ना कहें सर आप पहले बताते तो हम जाग के लेक्चर सुनते हैं। तो अगर आपने जागना है तो भी जाग जाए। इसमें एक लफ्ज़ से केस स्टडी चेंज हो जाए। लॉ है ना, आपको पता है लॉ। आपको लॉ की ब्यूटी ये है, हमने इसे एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अप्लाई करना होता है। और इसमें समटाइम अल्फाज के एक लफ्ज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है केस स्टडी के ऊपर। तो अटेंटिव होके सुनिएगा और जो जो कंसेप्ट जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊं आपने वैसे वैसे ही सीखने हैं। इसमें जजमेंट अप्लाई नहीं करने। नॉर्मली आदमी में आपसे कहता ना खुद से सोचें यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इस लेक्चर में खास तौर पे मना कर रहा हूं खुद से नहीं सोचना लॉ में, क्योंकि आपको पता है जजमेंट अप्लाई नहीं करते हम। जो लॉ ने कहा है जैसा कहा है एज इट इज करते हैं। तो इसलिए अटेंटिव होके सुनते जाइए। स्टडी करने जा रहे क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन। अच्छा, इससे पहले जैसे आपकी होम असाइनमेंट ड्यू है चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट की। तो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले जरा भाई रो रहे थे, कह रहे सर मतलब रिप्रेजेंटेटिव है सबके, वो कह रहे महावरतन का है मतलब शिकायत कर रहे थे कि सर असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की भी असाइनमेंट, ऑनगोइंग चैप्टर की भी असाइनमेंट करनी होती है। तो इतना काम करने की हमें आदत नहीं है, तो असाइनमेंट बराए मेहरबानी कम कर दें। तो ऐसा करते हैं हम कि अब जो मंडे को आपकी रिपोर्ट वाली असाइनमेंट है ना ड्यू, उसमें उसको आधा कर देते हैं। उसमें 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से मेरा हाल है 30 अगर आप रूटीन के मुताबिक भी टारगेट बना के कर रहे होते ना इस वक्त तक हो चुके होते हैं। 30 से आप आगे होते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे आपके रिपोर्ट। और इसके अलावा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स के ये असाइनमेंट है ये फिर लाजमी आपने करनी है, ठीक है। ये भी मैंने चेक करनी है, खास तौर पे वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लाजमी चेक करने हैं। तो अब जो आपकी मंडे की असाइनमेंट हुई जो आपने चेक करवानी है, चैप्टर 4 के 30 क्वेश्चंस, 30 केस स्टडीज, और चैप्टर 6 की ये जितनी भी हैं 15-20 केस स्टडी, जितनी भी ये छोटी छोटी केस स्टडी है, बड़ी नहीं है इतनी। ऑडिट 250 सर सारे क्वेश्चन करने हैं 2 से लेके 15 तक। सर ये 3 महीनों की छुट्टियों का काम है, ये 2 दिन का काम है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी जो है ना, ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी, उनका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, आंसर थोड़ा लेंथी होता है केस स्टडी। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी लेंथी नहीं होती, इतनी इनका सोल्यूशन इतना लेंथी नहीं होता। आप सिर्फ तादाद को नहीं देखें, ठीक है। हाँ, किसी सब्जेक्ट को देखना हो ना कितना मुश्किल है, उसके सिर्फ सफ़े नहीं गिनते, किसके सफ़े ज़्यादा तो ये ज़्यादा मुश्किल है, इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें कम्प्लेक्सिटी लेवल देखते हैं, कंसेप्ट कितने कम्प्लेक्स है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल भी देख। तो ये कोई नहीं, कर लेंगे आप, हिम्मत कीजिए। तो आपके उधर से रिपोर्ट पे भी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर गया है 50% का। तो रिपोर्ट के आपने 30 क्वेश्चंस हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स के ये क्वेश्चन। चलें ऐसा करते हैं, फिर इसके आधे क्वेश्चन आप मंडे को चेक करवा दीजिएगा, और फिर आधे क्वेश्चन जब रिपोर्ट के रिमेनिंग 30 होगा ना उसके साथ कर लें। रिपोर्ट को आधा किया, इसको भी आधा कर लेते हैं, ठीक है। इसके आधे क्वेश्चन कर लीजिएगा, तकरीबन 8-10, बाकी फिर नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए अब अटेंटिव हो जाइए, लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने इससे पहले ये स्टडी कर चुके हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है। हमने कहा हर कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है सिवाय उन कंपनीज के लिए जो प्राइवेट है और उनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन या उससे कम है। 1 मिलियन से कम वाली प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी हर कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, उन सब का ऑडिट
रिक्वायर्ड है। ये बात क्लियर हो गई। तो बताइए पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख है, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड है? हाँ, उसके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उन्होंने कहा है कि जिसका प्राइवेट कंपनी है पेड अप कैपिटल 5 मिलियन या उससे कम है, ऑडिट रिक्वायर्ड है। बाकी हर कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड है। अच्छा, जब हमें पता चल गया किस कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड है, अगला क्वेश्चन ये है कि ऑडिट कौन करेगा? क्या कोई भी ऑडिट कर सकता है? लॉ ने इसका जवाब दिया है, ठीक है, लॉ ने इसका जवाब। और के क्राइटेरिया, किस चीज का क्राइटेरिया कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, इसका क्राइटेरिया जो लॉ ने हमें दिया है। और लॉ की आदत है, आपने इससे पहले अगर सीला पढ़ा तो आपको अंदाजा होगा, जब कभी किसी भी पोजीशन का क्राइटेरिया बताता है ना, जैसे डायरेक्टर का, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव का, या किसी भी और का ऑफिशियल का, तो वो क्राइटेरिया बताता है टू फोल्ड, 2 टाइप्स का। एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जिसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। ठीक है, साउंड ठीक है ना सर? तो यहां पे भी ऑडिटर का जब उन्होंने क्राइटेरिया हमें बताया कि कौन ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, तो ये 2 फोल्ड क्राइटेरिया बताया। एक एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दूसरा इनएलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। भाई दोनों में फर्क क्या है? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीजें जो कि किसी भी पर्सन में, जो ऑडिटर पॉइंट होने जा रहा है, जो ऑडिटर में होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो ऑडिटर में होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो ऑडिटर में ना होना जरूरी है। ना होना जरूरी, अच्छा मैं ये कह रहा हूं ना होना जरूरी है, ये नहीं कह रहा होना जरूरी नहीं। दोनों का मतलब फर्क है। अगर हम कहना ये चीज होना जरूरी नहीं है तो इसका मतलब है हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ना होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो चीजें जो होना जरूरी है, लाजमी है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो चीजें जो ना होना जरूरी है। यानी अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की कोई एक चीज मिसिंग है तो ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की सारी चीजें मौजूद है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की भी एक चीज मौजूद है, प्रेजेंट है, फिर भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह क्वालिफिकेशन की चीजें होना जरूरी है, डिस्क्वालिफिकेशन की चीजें ना होना जरूरी है। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनमें से याद रखें, एक भी चीज अगर प्रेजेंट हुई, एक भी चीज अगर प्रेजेंट हुई, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जितनी भी 8-10 चीजें पढ़ेंगे, एक चीज भी प्रेजेंट हुई, पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फर्क। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की सारी चीजें होना जरूरी हैं और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की सारी चीजें ना होना जरूरी हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन की एक भी चीज आ गई, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन की एक भी चीज आ गई, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन की एक भी चीज आ गई, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। तो पहले स्टडी करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या? अच्छा, इसमें कंसेप्ट को समझाते हुए ना हमने लेक्चर को कुछ इस तरीके से प्लान किया कि बहुत सी केस स्टडीज भी साथ साथ डिस्कस होती रहे, तो आपने एग्जांपल्स को खास तौर पे साथ साथ समझते जाना। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? लॉ ये कहता है अगर किसी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसका क्राइटेरिया सुन लो। हर कंपनी, हर वो कंपनी जो पब्लिक है, एवरी पब्लिक कंपनी or private company which is subsidiary of public company or private company with paid up capital of 3 million or more। 3 तरह की कंपनीज कौन कौन सी? एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन और मोर। 3 तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा जिसने आईकैप से लाइसेंस लिया हो। ठीक है? कौन कौन सी 3 तरह की कंपनी? एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर। इनका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। और बाकी की कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, आईसीएमए क्वालिफाइड भी कर सकता है, सीएमए क्वालिफाइड भी कर सकता है। ठीक? जैसे आईकैप प्रोफेशनल बॉडी है ना, एक प्रोफेशनल बॉडी है आईसीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान।
तो उसका जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट है वो भी लेकिन किस तरह की कंपनीज का, अदर देन 3, यानी हर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर, इनका ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, और बाकी की कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। अच्छा जरा इमेजिन कीजिए बाकी की कंपनीज कौन सी रह जाती हैं, ऐसी कंपनी जिसका जो कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है और पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, इन कंपनीज का ऑडिट कौन कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। छोटी कंपनियां तो क्या हुआ, छोटी कंपनी, ये कंसेप्ट ये गलत है कि ऊपर वाली बड़ी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, छोटी कंपनी का सीएमए, नहीं, बड़ी वाली कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और जो छोटी वाली कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और सीएमए भी। भाई ये बात समझ आए, क्लियर हो गया ये? तो कौन कौन सी कंपनीज का ऑडिट एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं और पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, इस तरह की कंपनीज का ऑडिट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। और जो इसके अलावा कंपनीज है कौन सी, एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन और मोर, इनका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कर सकता है। ये ज़हन में रखिए, ये 3 कंपनी 3 लाइनें आपको, वरना केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन और मोर, ये 3 लाइंस रट लें, ये याद होंगी तो केस स्टडी सॉल्व होगी, ये अगर याद नहीं है केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। अच्छा अब आगे मुझे बताइए, क्या कोई लॉयर ऑडिट करना चाहे कर सकता है, क्या कोई एमबीए ऑडिट करना चाहे कर सकता है, कभी भी नहीं। जैसे ही कोई केस स्टडी शुरू हुई लॉयर से या एमबीए से, तो आपने बाकी की चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। रिक्वायरमेंट में अगर लिखा हुआ ना कि ये बंदा ऑडिटर पॉइंट हो सकता है कि नहीं, आपने सिंपल कह देना नहीं हो सकता। लॉयर और एमबीए किसी सूरत ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझ आ गया आपको, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। चलिए अभी हमने ये कंसेप्ट यहां तक कंप्लीट कर लिया। आईकैप की कुछ केस स्टडीज आप सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं। इतने कंसेप्ट में से भी आईकैप ने 4-5 केस स्टडी पूछी हुई हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं, कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है, ना होना जरूरी, ना होना जरूरी, ठीक है। पहले इन शॉर्ट ब्रीफली मैं आपके साथ शेयर कर दूं बेसिक प्रोविजन बिल्कुल। ऑडिटर को कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, ऑडिटर को कंपनी का इंडेटेड यानी मकरूज नहीं होना चाहिए, ऑडिटर को कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर है, अगर कंपनी का मकरूज है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। एम्प्लॉय है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर किसी पर्सन के स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंस नहीं ना रही, अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। बिजनेस रिलेशनशिप है सिग्निफिकेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ समझ लीजिए एक एक लफ्ज आपको बताया। अब जरा हर क्राइटेरिया को खोल के डिस्कस करते हैं कि इसमें वो क्या कहता है, किस तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहले शेयर होल्डर, वो कहता है कि अच्छा शेयर होल्डिंग वाले में ना उसने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है। रिलैक्सेशन ये दी है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और आपके पास शेयर्स हैं, तो वो कहता है चलो अपॉइंटमेंट करवा लो, लेकिन ना बाद में जल्द अज जल्द शेयर बेच देना, बाद में जल्द अज जल्द शेयर बेच देना। ये थोड़ी रिलैक्सेशन हमें देता है, वरना बाकी के केस में तो कहता है अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकती। बाकी जो है ना केस एम्प्लॉय वगैरह, इंडेटेड वगैरह, ये कहता है अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकती। लेकिन शेयर होल्डिंग वाले केस में क्या कह रहा है, थोड़ी रिलैक्सेशन है। तो प्रोविजन क्या सुनिए, कहता है इफ ए पर्सन होल्ड्स शेयर्स इन ए कंपनी, इफ ए पर्सन होल्ड्स शेयर्स इन ए कंपनी, he can be appointed as statutory auditor. He can be appointed as statutory auditor if
दो कंडीशन बताई, ही डिस्क्लोजेज शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेज विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर किसी बंदे के पास, क्या पता चला, अगर किसी बंदे के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, वो उस क्लाइंट का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। हालांकि अगर सोचा जाए ना, तो अगर ऑडिटर के पास शेयर्स हैं, क्लाइंट का ऑडिटर अपॉइंट हो गया, वो तो खुद चाहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ट व्यू प्रेजेंट करे ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उसके शेयर की प्राइस भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसे होना नहीं ना चाहिए, लॉ भी कहता नहीं, लेकिन लॉ ने रियायत दी। उसने कहा 90 दिन तक आपको इजाजत है, 90 दिन के अंदर अंदर शेयर को बेच दें। और जेहन में रखिएगा 90 दिन तक ऑडिट खत्म तो क्या, अभी शुरू भी सही तरीके से नहीं होता। एजीएम में अपॉइंटमेंट होती है ना, और आपने लॉ में पढ़ा होगा, एजीएम होती है ईयर एंड के बाद 4 महीने के अंदर, तो 4 महीने के बाद 3 महीने मिला ले, मजीद 7 महीने गुजरे अभी। हालांकि ऑडिट शुरू भी 12 महीने बाद होता है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है नॉर्मली। तो इसलिए 90 डेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूं ना समझेगा कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो ऑडिट कंप्लीट कर ले, ऑडिट कंप्लीट करना दूर की बात है, शुरू भी नहीं होता, क्योंकि ऑडिट तो होगा ईयर एंड के बाद। तो वापिस है एक प्रोविजन के ऊपर कि क्या अगर किसी पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं, इफ ए पर्सन होल्ड्स शेयर्स इन ए कंपनी, ही कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ he discloses the shareholding and disposes shareholding within 90 days of appointment। यानी जब कभी शेयर्स की बात आएगी ना, केस स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज बता रहा हूं, आपने फौरन ये नहीं कह देना अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, बल्कि आपने क्या कहना है, अपॉइंटमेंट हो सकती है विद कंडीशन। कंडीशन बतानी है। कंडीशन क्या है? इफ इट डिस्क्लोजेस द शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस द शेयर होल्डिंग विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ब्लैक एंड ब्लू, अब मुझे ये बताइए कि ये है हमारा ऑडिटर, ये है कंपनी, कंपनी का नाम लिख देते हैं ए लिमिटेड, और ये है मिस्टर एक्स। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर बार बार लॉ के केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है। अगर इस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं, क्या ये ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? यस, इफ ही डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस शेयर होल्डिंग 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब आपको पता है, जिस बंदे ने कोई 2 नंबरी करनी हो, वो अपने नाम से तो नहीं करता, तो किसी और के नाम से करता है ना। तो इसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदे जरूर, अपने नाम से नहीं, माइनर के नाम से या स्पाउस के नाम से। स्पाउस के नाम से तू पहले अपने मसले मसाइल डिस्कस कर ले, लेक्चर बाद में पढ़ा लूंगा मैं, लेक्चर बाद में। मेरा बेटा स्पाउस नहीं है तो भाई उसको बता, मेरे को क्यों बता रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ, वो आपके घर वालों से बात करेगा ना। मेरा मतलब है आपका मसला। लेक्चर बताया, पहले बताया, लेक्चर ध्यान दे दे मिल जाए। जहां स्पाउस का लफ्ज आ जाता है, लेक्चर की ऐसी की तैसी फिर, और हमारी भी मजबूरी होती है, जाहिर है वो टेस्ट कर रहा है तो पढ़ाना होता है। तो लॉ ने ये कहा बेफिक्र रहें, हम इतने अंधे नहीं है हमें पता ना चले। उसने अपनी लीगल प्रोविजन को बढ़ा दिया, उसने कहा दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो, इफ ए पर्सन और इज माइनर चाइल्ड और स्पाउस होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी, क्या वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नो। अभी समझाया, अभी समझाया, कंडीशंस के साथ, जहां पे लाने कंडीशन के साथ इजाजत दिया गया। यस, if he discloses the shareholding at time of appointment and discloses shareholding within 90 days of appointment, if he discloses at time of appointment and disposes share within 90 days of appointment, यानी उन्होंने इस लीगल प्रोविजन को कंप्रीहेंसिव कर दिया, ऑडिटर के साथ साथ उसके स्पाउस और माइनर चाइल्ड को भी कवर कर दिया। और ये लॉ की एक बात जहन में रखिएगा, जो चीज जहां पे है वैसे ही अप्लाई करनी है। इसमें जो स्टूडेंट्स की केस स्टडी गलत करने की एक बड़ी रीजन होती है ना, वो ये होती है कि रिलेशनशिप को मिक्स कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये 8-10 जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, किस में स्पाउस का जिक्र हुआ था, किस में नहीं हुआ था, और किस में ब्रदर का जिक्र हुआ था, किस में माइनर चाइल्ड का। वो समझते हैं ये लीगल प्रोविजन स्पाउस और माइनर चाइल्ड है ना, ये हर एक केस में अप्लाई होगा, ये हर एक केस में। हालांकि लॉ ने इसे कहां डिस्कस किया है? शेयर होल्डिंग में।
मैंने कहा इफ ए पर्सन और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी, क्या ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? हो सकता है, प्रोवाइडेड he discloses शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस विद 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, एक और चीज याद आगे सुन लें, जो लिस्ट है ना आपके सामने, ये हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग के लिहाज से बनाई है, यानी इसमें जो पहली वाली प्रोविजन है वो सबसे ज्यादा आई कैप ने टेस्ट किया है, वो फेवरेट है, दूसरे वाली उससे कम, तीसरे वाली उससे कम। इसलिए आपको लगेगा कि शुरू वाली प्रोविजन में हमारी डिस्कशन ज्यादा है और एंड वाली प्रोविजन में डिस्कशन थोड़ी कम, क्योंकि आई कैप ने जिस तरीके से केस स्टडीज को सेट किया हुआ है, जिस तरीके से पूछा है, वो सारे कवर करने होते हैं, तो जिसको उसने ज्यादा घुमाया उसको हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना। तो हमने कभी तक क्या अच्छा अब सुने, अब कंपनी ने कहा भाईजान आपने इस प्रोविजन को कॉम्प्रिहेंसिव तो किया है, लेकिन ऑडिटर के हवाले से मुझे तो आप भूल गए, मेरे हवाले से भी इसको कॉम्प्रिहेंसिव करें। अगर इसके रिश्तेदारों को कवर किया है, मेरे भी रिश्तेदारों को कवर करो। अगर इसके रिश्तेदारों को कवर किया है, मेरे भी रिश्तेदारों को कवर करो। हमने कहा ए कंपनी तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं? तुम्हारे कौन से रिश्तेदार है? उसने कहा सुन लो, मेरे भी रिश्तेदार है। वो कौन है? एसोसिएटेड कंपनीज। वो कौन से रिश्तेदार हैं? एसोसिएटेड कंपनीज। हमने कहा लो अभी फिर प्रोविजन को चेंज कर देते हैं। अब प्रोविजन क्या बनी, गौर से सुनिएगा। इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनी, इन ए कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनी, तो कैन ही बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर? Yes. If he discloses shareholding at time of appointment and disposes shareholding, ठीक है। अच्छा, अगर ला ने कहा शेयर तो इसका मतलब क्या है? शेयर नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा। मैं क्या, अगर ला ने कहा शेयर तो इसका मतलब क्या है? शेयर। अगर कोई स्पेसिफाई करना आता खास तौर पे बताता, तो जब कहता है ए शेयर तो इसका मतलब एनी शेयर। ये ला की इंटरप्रिटेशन है। आ शेयर का मतलब है एनी शेयर, स्मॉल एक हो या 1 करोड़ हो, शेयर होता है। ऑर्डनरी हो के प्रेफरेंस हो, शेयर होता है, शेयर होता है। इफ ए पर्सन और spouse or minor child holds shares in a company or its associated company, he can be appointed as statutory auditor if he discloses shareholding at time of appointment, disposes within 90 days of appointment. अब आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीला पढ़ा हुआ है और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीला नहीं पढ़ा? तकरीबन सब ने, 95% स्टूडेंट ने सीला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आप में से कितने स्टूडेंट्स को एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन आती है? ये देख लें, पढ़ा 95% ने है, डेफिनेशन सिर्फ 5% को आती है। एसोसिएटेड कंपनी कोई मसले की बात नहीं। अब ये पता होता है उस्ताद को कि यहाँ तो पढ़ा ही नहीं, यहाँ पढ़ के भूल गए होंगे, यहाँ तो सिलेक्शन पे छोड़ा होता है, तो आ गया तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब चूंकि उसने हमें ऑडिट में एसोसिएटेड कंपनी का वर्ड यूज कर लिया, हमने कहा हम तो भूल गए, हमें बताओ एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है। सीला में पढ़ा था, बस एक हिंट दे दो, हमें पता चल याद आ जाएगा। हिंट दे, मैंने कहा हिंट नहीं, अब बात खुलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अब बात अब एसोसिएटेड कंपनी को समझना है तो फिर तफसील से समझेंगे। क्यों समझना चाह रहे हैं हम? क्योंकि उसने हमारे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लिख दिया है, इफ ए पर्सन और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी, ही कैन बी अपॉइंटेड इफ डिस्क्लोजेस और डिस्पोज। तो चूंकि यहाँ पे एसोसिएटेड कंपनी का लफ्ज आ गया, अब हमारे लिए एसोसिएटेड कंपनी को समझना जरूरी है। लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर कोई सीला का स्टूडेंट है तो वो जो सीला में बड़ी सी डेफिनेशन होती है ना, आधे पौने सफे की, तो उसे वो याद करनी है। मैं तो सिर्फ वो ऑडिट के लिहाज से काम की चीज बताऊंगा जो इधर यूज होती है। पहली चीज, एसोसिएटेड कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी में फर्क है। एसोसिएटेड कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी में फर्क है। एवरी होल्डिंग सब्सिडरी इज एसोसिएटेड, बट एवरी एसोसिएटेड कंपनी इज नॉट होल्डिंग सब्सिडरी। याद है? यानी
एक फिर से हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड है लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड है लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड है, हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। यहां से फिर ये सवाल ध्यान में आया, अच्छा अगर हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है तो फिर वो कौन सी एसोसिएटेड है जो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है? वो कैसे एसोसिएटेड बनती हैं? दो अल्फाज ध्यान में रखिए, दो अल्फाज ध्यान में रखिए। 20% शेयर्स कॉमन डायरेक्टरशिप, 20% शेयर्स कॉमन डायरेक्टरशिप। अगर एक पर्सन जो कि एक कंपनी में डायरेक्टर है वो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, एसोसिएटेड। एक पर्सन एक कंपनी में 20% शेयर होल्डर है, दूसरी कंपनी में भी 20% शेयर होल्डर है, एसोसिएटेड। एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी में 20% शेयर होल्डर है, एसोसिएटेड। एक में डायरेक्टर दूसरे में 20% शेयर होल्डर, ये भी एसोसिएटेड। इधर डायरेक्टर उधर डायरेक्टर, एसोसिएटेड। इधर शेयर होल्डर 20% से ज्यादा, उधर भी शेयर होल्डर 20% से ज्यादा, एसोसिएटेड। इधर डायरेक्टर उधर 20% शेयर होल्डर, एसोसिएटेड। इधर 20% शेयर होल्डर उधर डायरेक्टर, एसोसिएटेड। तो आपने याद रखना है कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्ड, ये उसमें हमने डेफिनेशन का एनालिसिस करके रूल लगाया हुआ, पता ना उसमें वो कहते थे अंडर कॉमन मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल और वन इज द सब्सिडी ऑफ अदर। वो क्या होता था, शुरू में लाइन होती थी, इफ ए पर्सन और पार्टनर और डायरेक्टर इन ए कंपनी इज आल्सो डायरेक्टर और 20% शेयर होल्डर इन अदर कंपनी, तो वो दोनों। और फिर था अंडर इफ बोथ कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और फिर था इफ वन इज सब्सिडी ऑफ अनदर। तो ये एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन ज़हन में रखिएगा। अब ये डेफिनेशन क्या हुई, इसमें कुछ भी याद नहीं है ना, आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपने लिखना है एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन शेयर होल्डिंग और डायरेक्ट एट द रेट ऑफ 20% और डायरेक्टरशिप। एसोसिएटेड कंपनी में कुछ भी याद नहीं है सर, नहीं याद हो रही डेफिनेशन, उधर नहीं याद हुई इधर कहां याद होगी, कोई फिक्र की बात नहीं है। एक इक्वेशन याद कर लें, क्या, एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। 20%, ये इक्वेशन अगर याद हो गई ना, ऑडिट की केस स्टडीज निकल जाएंगी। नहीं, ये याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%, तो वो एसोसिएटेड बन जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा चले आगे। हाँ, एक चीज उसकी कुछ एक्सेप्शन भी थी, नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, NIDC। तो नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनती। अगर नॉमिनी डायरेक्टर है एसोसिएटेड कंपनी एसोसिएटेड नहीं बनती। एक्सेप्शन का मतलब यही है, अगर नॉमिनी डायरेक्टर है एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनेगी। फिर से मुझे बताइए, अगर एक कंपनी में डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में डायरेक्टर एसोसिएटेड, एक कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, एक कंपनी में डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, एक कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर, नॉट एसोसिएटेड। नॉमिनी डायरेक्टर होने से कंपनी एसोसिएटेड नहीं बनेगी। भाई ये बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर खरीदे। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर खरीदे। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड है कि नहीं? एसोसिएटेड भी है, होल्डिंग सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 30% शेयर खरीदे, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 15% शेयर खरीदे, ना होल्डिंग सब्सिडरी ना एसोसिएट। भाई ये बात समझ आई आपको?
ये अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम की जितनी भी केस स्टडीज हैं उनकी अगर हम समरी निकालें ना तो वो हमसे एसोसिएटेड का कंसेप्ट पूछ रहा है, लेकिन किस हद तक पूछ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहता है स्टूडेंट को पता हो एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर। कभी मैं होल्डिंग सब्सिडी के हिसाब से पूछ लूंगा ये कंसेप्ट, कभी मैं कहूंगा एक कंपनी में डायरेक्टर है दूसरे में भी डायरेक्टर है, कभी मैं कहूंगा एक में 30% शेयर दूसरे में भी 30% शेयर, और कभी मैं कहूंगा एक कंपनी में डायरेक्टर और दूसरी में नॉमिनी डायरेक्टर। तो स्टूडेंट को इस सारे सिचुएशन का पता होना चाहिए कि आखिरी सिचुएशन में एसोसिएटेड कंपनी नहीं होगी, इसके अलावा बाकी हर सिचुएशन में एसोसिएटेड कंपनी होगी। ये समझ आ गया आपको? इसका मतलब ये है कि आप अब एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट समझ गए। आगे चलते हैं। में प्रोविजन क्या थे? अब सुन लें, अब प्रोविजन क्या बने? इफ ए पर्सन और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर एनी शेयर इन ए कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनी, he can be appointed as statutory auditor if he discloses the shareholding at time of appointment and disposes within 90 days of appointment। इसमें एसोसिएटेड कंपनी समझ आ गया? ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब सुनिए एक असूल आपको बता दूं। एग्जाम में जब कभी दो लोग आ जाए ना, केस स्टडी में दो लोग आ जाए, उनका रिलेशनशिप क्लियर होना लाजमी है आपके ऊपर। वो स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, मेजर चाइल्ड है, फादर है, सिस्टर है, कौन है। एग्जाम में एक केस स्टडी में दो कंपनीज, उनका रिलेशनशिप क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं, ये रिलेशनशिप के बगैर केस स्टडी सॉल्व नहीं होनी। जब कभी एग्जाम में दो लोग आ जाएं, दो कंपनीज आ जाएं केस स्टडी में, आपने उनका रिलेशनशिप, क्योंकि आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं ना कि वो लीगल प्रोविजन में रिलेशनशिप को कवर कर रहा है, वो लीगल प्रोविजन में टाइप ऑफ कंपनीज को कवर कर रहा है। ठीक है, अगर अभी तक का लेक्चर आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आपने तकरीबन 50% लेक्चर समझ लिया। 50%, थोड़ा मटेरियल ज्यादा है मुझे खुद अंदाजा, लेकिन ये भी तो देखिए तकरीबन टेक्निकली 50% के करीब चीजें आपने समझ ली। अब आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग क्लियर हो गई। इसमें मैंने आपको बता दिया स्पाउस, मैंने बता दिया माइनर, एसोसिएट। हाँ, एक दो केस स्टडी के एग्जांपल। उसने कहा मिस्टर ए है, उसका एक बेटा है माइनर, उसके पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, अपॉइंटमेंट हो सकती है। मिस्टर ए है, उसका बेटा है, उसके पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, अपॉइंटमेंट हो सकती है कंडीशन के साथ, डिस्क्लोज करे डिस्पोज करे। अच्छा, कहता है मिस्टर ए है, उसका 20 साल का बेटा है, बिजनेस ग्रेजुएट है, उसके पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, हो सकती है। कंडीशन, फर्क क्या आया? फर्क है, कंडीशन भी पूरी करने की जरूरत नहीं, कंडीशन भी पूरी करने की जरूरत नहीं। क्लियर? आगे चलें। उसने कहा एक केस स्टडी में कहा माइनर, आपने कहा कंडीशन। एक मिनट, रिवर्स करने थे मुझे। मिस्टर ए, उसका माइनर सन, उसके पास क्लाइंट जिसका प्रपोज ऑडिट करने जा रहे हैं, उसके शेयर्स हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है अगर कंडीशन पूरी कर दे। अगला केस, मिस्टर ए, उसका बेटा मेजर, बिजनेस ग्रेजुएट, उसके पास, बेटे के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है। कंडीशंस भी पूरी करने की जरूरत नहीं, डिस्क्लोज डिस्पोज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो माइनर और स्पाउस के लिए डिस्क्लोज और डिस्पोज करने वाली कंडीशन, मेजर के लिए तो नहीं है। अब सुने, क्वेश्चन में उसने कहा मिस्टर ए है, उसका एक बेटा है सन, उसके पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है क्या? मुझे पहले बताइए ये क्वेश्चन पिछले वाले दो क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है? पिछले वाले दो क्वेश्चन में उसने बताया था माइनर के मेजर, इस क्वेश्चन में नहीं बताया। अब इसमें हम दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। पहले हेडिंग देंगे इफ सन इज मेजर, इफ सन इज मेजर, फिर कहेंगे कोई इशू नहीं है, कंडीशन में मीट करने की। फिर लिखेंगे इफ सन इज माइनर, तो लिखेंगे अपॉइंटमेंट हो सकती है इसमें भी, इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। ये क्लियर हुई बात? आगे सुने, उसने कहा सिस्टर के पास
एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हैं, अपॉइंटमेंट हो कंडीशन पूरी करने की जरूरत, क्योंकि वो रिलेशनशिप में कवर ही नहीं होता। उसने कहा स्पाउस इसके पास एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हैं, या इसके पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, स्पाउस के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, बताइए क्या होगा? अपॉइंटमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज डिस्पोज कर दे। नो प्रॉब्लम। देखें, चाइल्ड के साथ माइनर का बट स्पाउस कोई से भी हो, स्पाउस है, स्पाउस, लेकिन माइनर 11 करोड़ में पड़ती है। आगे चलो, अच्छा आगे चलो भाई ये आगे चलते आगे। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा ये भाई का भी भाई था, कहने लगा सर मेरे पास एक और हल भी है, क्या? स्पाउस को डाइवोर्स। अगर आप देखें लीगली, इसके ऊपर हम लीगली कमेंट करें ना लीगली, तो इस इशू को हल करने के लिए दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जो लीगली एक्यूरेट हैं, प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। पहला सॉल्यूशन क्या है? सर शेयर को डिस्पोज करने की क्या जरूरत है, स्पाउस को डिस्पोज कर दें, स्पाउस को डिस्पोज कर दें। दूसरा सर ये पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर है फर्म में, एक पार्टनर के पास शेयर्स हैं, एक पार्टनर के पास, तो फिर याद रखिएगा जो फर्म है ना, फर्म इसमें सारे पार्टनर्स को ये क्राइटेरिया मीट करना होता है। एक पार्टनर भी डिस्क्वालिफाइड है तो सारी फर्म डिस्क्वालिफाइड है। तो वो कहने लगा सर एक पार्टनर के पास शेयर्स है, इसकी वजह से प्रॉब्लम में पड़ी है सारी फर्म, इस पार्टनर को ही रिमूव कर दे, इसे पार्टनरशिप से खारिज कर दे। अगर दोनों केसेस में ऐसा कर देते हैं, स्पाउस को डिस्पोज कर दें या पार्टनर को डिस्पोज कर दें, फर्म क्राइटेरिया मीट कर रही है और वैलिड है। लेकिन याद रखिए इनको हम एक गुड सॉल्यूशन के तौर पे एग्जाम में नहीं लिखते, आपने भी नहीं लिखना, बल्कि आपने डिस्पोज करवाना है तो किसको करवाना है? सिर्फ शेयर्स को, और किसी को नहीं, ना स्पाउस को ना पार्टनर को, सिर्फ शेयर्स को। चलिए ये शेयर होल्डिंग वाली बात आ गई। इसमें मैंने आपको डाइवर्सिटी बात भी बता दी, माइनर चाइल्ड मेजर चाइल्ड वाली बता दी, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। अब आगे कंसेप्ट इतने डिटेल नहीं है, अब इजी कंसेप्ट आ गए, आगे चलते हैं। इंडेटेड का मतलब क्या है? मकरूज के अगर कोई भी पर्सन, इससे मुराद पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर भी है, अगर सोल प्रोवाइडर है तो सोल प्रोवाइडर, अगर पार्टनर है तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में हर पार्टनर ने ये क्राइटेरिया मीट करना होता है, ठीक है, चाहे वो इंगेजमेंट पार्टनर है, चाहे उसने ऑडिट करना है, ऑडिट में हिस्सा लेना या नहीं लेना। लॉ का क्राइटेरिया मैंने बताया था, कोड ऑफ एथिक्स में और लॉ में फर्क। कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ इंगेजमेंट टीम के लिए है, जबकि लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी फर्म से मुराद सारे पार्टनर्स के लिए। तो अगर कोई पर्सन इंडेटेड है, मकरूज है, क्लाइंट का मकरूज है, तो वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर कोई मकरूज है, कंपनी होना भी नहीं चाहिए, वो क्वालिफाइड ओपिनियन देने लगा कंपनी का लाओ मेरा लोन निकालो वापस करो, तो उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लॉ ने कहा अगर कोई पर्सन इंडेटेड है वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब फिर आगे लॉ ने एक्सप्लेन किया है इंडेटेड से क्या मुराद है। पहली चीज उसने कहा कि इंडेटेड से मुराद है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो इंडेटेड हो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप इंडेटेड है कि नहीं? नहीं है। बैंक का तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर बैंक से आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देते हैं तो वो इंडेटेड नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है इंडेटेड अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन बहरहाल लॉ के फर्दर कमेंट्री में ये कहता है कि लोन लिया ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे लोन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। लोन एक बाय नेचर ट्रांजैक्शन जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है। तो अगर केस स्टडी में हमें सिर्फ इतना कहना बैंक से लोन लिया है, हम कहेंगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा होना तो हम आगे ये भी लिख सकते हैं कि हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी देखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन भी मार्केट होनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 500 साल के लिए लोन दे दिया, ऐसे थोड़ी होगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बैंक से अलग है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। लेकिन नॉर्मली जो बैंक की ट्रांजैक्शन बैंक से लोन लिया जाए तो वो
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझा जाता है। क्लियर? अच्छा, इंडेटेड नहीं होना चाहिए। इसमें अहम चीज ये है, ऑडिटर को इंडेटेड नहीं होना चाहिए। कंपनी इंडेटेड हो सकती है, कंपनी इंडेटेड हो सकती है। यानी अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हों, डिबेंचर ना लॉ में पढ़ा होगा डेफिनेशन, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट भी उसे कहते हैं, और भी कदू का नाम है उसके, ठीक है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या डिबेंचर। सोच के बताइए, अगर एक कंपनी ने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, तो इंडेटेड कौन है? ऑडिटर नहीं है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब सुनिए जरा केस स्टडी। एक ऑडिटर के पास क्लाइंट के डिबेंचर्स हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? दूसरा क्वेश्चन, एक ऑडिटर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है? ये इसके साथ कंडीशन बतानी है। इसका मतलब अगर क्लाइंट के पास, अगर ऑडिटर के पास शेयर्स हों, सिचुएशन कुछ हो रहा है। अगर ऑडिटर के पास डिबेंचर्स हों, सिचुएशन कुछ और है, सिचुएशन कुछ और है। अब एक मिनट ठहरे भाई, जो जो चीजें ना इच्ची बिच्ची तरतीब से लगाई हुई है, जो जो चीजें थोड़ा सा रिलैक्स करें, सुकून करें, आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। अगर कोई चीज नहीं पहुंच रही, इसका मतलब है वो अहम नहीं है, वो आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं ये और भी 2-3 स्टूडेंट ने क्वेश्चन दरबार में पूछा, मैंने उन्हें इस लेक्चर में, जब तक मैं शुरू एक मतलब हो गया हूं ना, एंड तक मुझे पहुंचने दें। इसके बाद फिर आप केस स्टडी जो जो क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह आंसर करेगा भाई। तो टाइम नहीं तो कल हो जाएगा, क्या है? कल गया है स्पोर्ट्स, ऐसी की तैसी लेक्चर की स्पोर्ट्स की बातें करते हैं। स्पोर्ट्स की बात है, कौन कौन से स्पोर्ट्स है? मुझे पहले ही नहीं बताया, इतनी देर कर दी, टाइम ज़ाया हो गया मेरा, इतना 40 मिनट ज़ाया हो गए मेरे। और पहले बताते ऐसा ना करें, अच्छी अच्छी बातें छुपा के रखते हैं यार, ऐसे तो नहीं ना। अब तो स्पोर्ट्स की बातें होंगी। पूरी कोशिश है, उस्ताद की पूरी कोशिश होती है बच्चा बन जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बच्चे की पूरी कोशिश होती है नहीं बनना, जितना मर्जी जोर लगा ले। हाँ, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बाबर आजम बनेंगे। स्पोर्ट्स खेलिए तो सही तरीके से खेलो स्पोर्ट्स। किधर है? हाँ, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। क्या कह रहे हो भाई? सलाहुद्दीन जो भी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो इसमें इंडेटेड में ये बताया, अगर ऑडिटर लोन लेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, अगर लोन दिया है कंपनी को फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, लेकिन लोन लिया है उस सूरत में भी, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है ना ऑडिटर ने लोन, ऑर्डिनरी, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लॉ कहता है बैंक से सारी दुनिया लोन लेती है, इस बंदे ने ऑडिटर ने लोन ले लिया तो क्या क़यामत आ गई? ये भी लोन ले सकता ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। इसके बाद लेकिन लॉ ने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और भी दी हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ये एग्जांपल गौर से सुन लीजिएगा। कहता है क्रेडिट कार्ड समझते हैं, ये भी एक तरह से लोन की ट्रांजैक्शन है। अगर बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया और उस पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 मिलियन तक की हुई ना, तो हम एज्यूम करेंगे ऑर्डिनरी कोर्स, क्योंकि सबने क्रेडिट कार्ड लिया होता है तकरीबन, मतलब आजकल तो कॉमन है। लेकिन अगर उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अमाउंट 1 मिलियन से एक्सीड कर गई, 1 मिलियन से, तो फिर हम इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई है। इस सूरत में ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहली एग्जांपल दी और ये इंडेटेड की पहली, कि अगर क्रेडिट कार्ड है उस पे 1 मिलियन तक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, 1 मिलियन से ऊपर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं। इसी तरह अगर किसी यूटिलिटी कंपनी, यानी पानी, बिजली, गैस, सुई गैस, खून, मोबाइल, ये कंपनी, इनका बिल पे नहीं किया 90 दिन तक, तो ये कॉमन है। बाज़ औक़ात भूल जाता है बंदा, पहले महीने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, भूल जाता। 90 दिन तक अगर यूटिलिटी बिल पे, अब देखिए यूटिलिटी बिल पे नहीं किया तो टेक्निकली आप इंडेटेड है, क्योंकि उस कंपनी की बैलेंस शीट के रिसीवेबल में आपका नाम आ रहा होगा और आपकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट के पेबल में कंपनी आ रही होगी, तो आप इंडेटेड। लेकिन 90 डेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डिनरी है। लेकिन 90 डेज से ज्यादा अगर बिल आउटस्टैंडिंग होगा तो वो इंडेटेड है, वो इंडेटेड है। ये बात समझ आई? ठीक है, हम यूटिलिटी कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे, तो अगर उस यूटिलिटी कंपनी का बिल 90 दिन से ज्यादा पेंडिंग है
तो वो इंडेटेड है, और अगर 90 दिन से कम है तो वो ऑर्डिनरी समझा जाता है। इंडेटेड तो उसमें भी है वैसे, लेकिन वो जैसे क्रेडिट कार्ड में 1 मिलियन से कम हो तो उसे ऑर्डिनरी समझा जाता है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। ये बात समझ आई? समझ आई तो फिर अगले सवाल का जवाब दीजिए। एक फर्म है, उसके 20 पार्टनर हैं, 20-30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। 20 पार्टनर है, हर पार्टनर के पास एक एक क्रेडिट कार्ड है, हर पार्टनर के पास एक एक क्रेडिट कार्ड है। फैसल बैंक का एक एक क्रेडिट कार्ड है, हर क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 9,99,999 रुपए है। क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है, एक कार्ड के ऊपर इंडिविजुअल लिमिट लगाने, एग्रीगेट नहीं। और अगर 20 पार्टनर है, 19 के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, एक पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है जिस पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 11 लाख हो गई, तो ये फर्म अब कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता है। अब एक दो 3 सवाल ज़हन में आ जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं पता नहीं आपको कंफ्यूज ही ना हो जाए। 20 पार्टनर, 19 के पास कुछ भी नहीं, एक के पास क्रेडिट कार्ड है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 11 लाख है, क्या ये फर्म अपॉइंट हो सकती है ऑडिटर? पक्की बात है, नहीं हो सकती, क्योंकि एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता है। एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर दे, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, अब इनमें से एक पार्टनर ऐसा है, क्रेडिट कार्ड वाला नहीं, कोई दूसरा पार्टनर नंबर 16, जो कि शाम में अपनी अलहदा से प्रैक्टिस भी करता है। क्या मतलब? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अलहदा से प्रैक्टिस करता है। क्या वो अलहदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? यस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। चले बहरहाल ये नहीं समझे, एग्जांपल गोली मारे सिंपल 1 मिलियन वाली एग्जांपल, तो एक पार्टनर भी डिस्क्वालिफाइड, सारी फर्म डिस्क्वालिफाइड। आगे चलते हैं। अच्छा, 20 पार्टनर हैं, 19 के पास कुछ भी नहीं, एक के पास क्रेडिट कार्ड है, उसके फैसल बैंक का, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 11 लाख। क्या वो मिजान बैंक ऑडिट कर सकता है? क्या ये फर्म मिजान बैंक ऑडिट कर? यस। इसका मतलब ये है जिस कंपनी क्लाइंट के लिए डिस्क्वालिफाइड है उसी के लिए है, बाकी के लिए नहीं, बाकी के लिए नहीं। क्लियर? अब फिर बताइए, एक फर्म के 15 पार्टनर हैं, एक पार्टनर की स्पाउस के पास मिजान बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 करोड़ है। क्या मिजान बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर पॉइंट हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसलिए कि इंडेटेड में मैंने आपको स्पाउस कवर नहीं करवाया। इंडेटेड सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के लिए है। शेयर होल्डिंग वाली में माइनर, चाइल्ड और स्पाउस भी कवर होते हैं, इंडेटेड में चाइल्ड और स्पाउस कवर नहीं होते। बे क्लियर हो ये बात? फिर से बताइए, अगर ऑडिटर ने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट बाय किए हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्योंकि इंडेटेड ऑडिटर नहीं है, कंपनी है, ऑडिटर नहीं है। 20 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, सारी फर्म डिस्क्वालिफाइड। एक पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 मिलियन से एक्सीड की गई, डिस्क्वालिफाइड। हर पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8 लाख है, नॉट डिस्क्वालिफाइड। स्पाउस के पास क्रेडिट कार्ड है, लिमिट 1 मिलियन से एक्सीड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। एक बैंक के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गए, बाकी के लिए क्वालिफाइड, बाकियों के लिए नहीं होगा। बैंक से 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का लोन लिया, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्वालिफाइड है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। ठीक है, ये बात, ये केस स्टडी करेंगे ना, फिर करेंगे, ये आपको और ना किसी और जगह ले जाएगा। यूटिलिटी बिल वाली मैंने आपको बात समझा दी है ना, यूटिलिटी बिल, हाँ, उसमें यूटिलिटी बिल का कितनी अमाउंट थी? हाँ सॉरी, यूटिलिटी बिल में अमाउंट नहीं, डेज थे। और क्रेडिट कार्ड में कितने डेज थे? हाँ सॉरी, क्रेडिट कार्ड में डेज नहीं, अमाउंट थे। एग्जाम में अगर आपको इस तरह घुमाए, क्रेडिट कार्ड में डेज की तरफ लेके जाने की कोशिश करे, यूटिलिटी बिल में अमाउंट की तरफ लेके, आपने पक्का पढ़ा हुआ, मैंने यूटिलिटी बिल्स के साथ डेज थे, क्रेडिट कार्ड के साथ अमाउंट थी, मिक्स ना, कंफ्यूज ना करो। मैं इंडेटेड क्लियर हो गया? अब एक चीज बताऊं, अच्छा ज्यादा तो नहीं हो रहा लेक्चर है भी, तो ज्यादा टेक्निकल चीजें ज्यादा हो गई, कोई मसला नहीं।
ये इसलिए कि मैं एग्जांपल साथ, अगर मैं एग्जांपल नहीं सीधा तो 5 मिनट में निपट सकता था, फिर आपको केस स्टडी कहता कर लें तो। लेकिन कोशिश यही है कि क्वेश्चन के साथ केस स्टडी भी डिस्कस होती रहे, ताकि लेक्चर में ही आपको 100 केस स्टडी तो आपकी लेक्चर में कवर हो जाए। हाँ 100 केस, एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 केस स्टडी तो आम बात है। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स का एक क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ऑडिट बोर्ड में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन के अंदर बाजू का 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट्स नहीं देते थे, तो इसी तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4-5 तो नॉर्मल है। लेकिन अब वो थोड़ा तरीकाकार उसका चेंज हो गया है, कहते 4-5 क्या, मैं सबसे मुश्किल एक ही चेक कर लेता हूँ 3 नंबर के साथ, 4-5 की क्या जरूरत है। लेकिन अभी भी ज्यादा भी टेस्ट करता है, कम भी। 12 चलें ठीक है, आगे नहीं चलता, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा लेता हूँ। हालांकि अभी 10 मिनट हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा, और होम असाइनमेंट भी आपकी 0, क्योंकि पूरा नहीं किया, तो होम असाइनमेंट 0। भाई क्रिकेट भी तो खेलनी है कल, तो अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी असाइनमेंट कोई नहीं है आपकी। रिपोर्ट की भी आधी असाइनमेंट कर दिया, 30 क्वेश्चन हम सिर्फ चेक करेंगे मंडे को आपसे, 30 क्वेश्चन सिर्फ। अच्छा 30 क्वेश्चन कोई से भी कर ले, लेकिन आपने फिर संभाल के रखने हैं, क्योंकि जब बाकी के 30 क्वेश्चन करेंगे ना तो हम 60 क्वेश्चन मिला के असाइनमेंट चेक करनी है फिर। लेकिन मंडे को सिर्फ 30 क्वेश्चन आपसे, ठीक है। हाँ एक चीज ये मैं कंक्लूड कर लूं, फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो मैंने रोके थे। एक चीज, ये क्या लिखा है, शेयर होल्डिंग में एसोसिएटेड कंपनी भी कवर होती है। इस वाली डिस्क्वालिफिकेशन में ये तो पढ़ लिया, अब सुने जो नहीं पढ़ा, इन वाली डिस्क्वालिफिकेशन में होल्डिंग सब्सिडरी भी कवर होती है। इस वाली डिस्क्वालिफिकेशन में एसोसिएटेड कंपनी कवर होती है। इन वाली 2 से लेके 9 तक, इन वाली बाकी जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन है भी कवर होती है। यानी इसको यूं कह ले, इफ ए पर्सन, अगर इस इनकी वजह से कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस कंपनी, he is also disqualified for holding and subsidiary of this company. If a person is disqualified for one company, he is also disqualified for holding and subsidiary of this company. अगर कोई एक कंपनी डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। सुनने लगा सर मुश्किल क्यों कर रहे हैं, सबको 2 हिस्से करने की क्या जरूरत है, सबको इकट्ठा करें, ये भी एसोसिएटेड ही है, एसोसिएटेड नहीं है तो एसोसिएटेड कर ले। लेकिन फर्क है, हाँ शाबाश, हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड, लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो एसोसिएटेड हैं लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, उन पे ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगते। ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन 2 से लेकर 9 तक किन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग, यानी जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, उसकी होल्डिंग सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन शेयर्स के केस में क्या हो जाता है, सिर्फ एसोसिएटेड है। क्लियर हुई है, समझ आया आपको? अच्छा, मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ आपको 2 डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताए हैं, शेयर होल्डिंग वाला, इंडेटेड वाला। एक तो इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो आपने याद रखनी है, और फिर दूसरे नंबर पे ये वाली बात, शेयर होल्डिंग के साथ कवर होती है एसोसिएटेड, और बाकी की इसी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। ये जब आप देखेंगे ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे एंड पे ये लाइन लिखी हुई है, इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर ए कंपनी, ही इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर इट्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ये वाली लाइन ना 2 से लेके 9 तक है, 2 से लेके 9 तक। अच्छा अब सुन लें, इसकी एग्जांपल दे दें, चलिए यूं कर लें, ये इसी स्ट्रक्चर के साथ, ये ए लिमिटेड है, ये है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 30% शेयर्स खरीदे। एंड में एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये मिस्टर एक्स है, ये ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 30% शेयर खरीदे। क्या बताया था, जब कभी क्वेश्चन में 2 कंपनीज आ जाएं उनका रिलेशनशिप जरूर देखना है। क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी है, क्या एसोसिएटेड है, यहां पे हमने लिख देना करना है एसोसिएटेड। अब पहला केस पार्ट ए,
मिस्टर एक्स के पास बी लिमिटेड के शेयर्स हैं, बी लिमिटेड के शेयर, क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? अपॉइंटमेंट हो सकती है। इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद 90 डेज डिस्पोज करे। दूसरा केस, मिस्टर एक्स ने बी लिमिटेड से लोन लिया हुआ है, ये टेक्सटाइल कंपनी है, इससे लोन लिया हुआ है, बताइए क्या ए लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है? ए लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है। देखिए, मिस्टर एक्स ने बी लिमिटेड से लोन लिया ना, टेक्सटाइल कंपनी है, बैंक तो नहीं है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मिस्टर एक्स बी लिमिटेड के लिए डिस्क्वालीफाइड, और जब बी लिमिटेड के डिस्क्वालीफाइड तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। क्या ये ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग सब्सिडरी है? तो फिर इसका मतलब है मिस्टर एक्स ए लिमिटेड के लिए क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 30% शेयर खरीदे तो ये सब्सिडरी नहीं होगी? नहीं, अभी तो 50% से ज्यादा पे सब्सिडरी बनती है। 20% या ज्यादा पे एसोसिएट बनती है, 20% या ज्यादा पे एसोसिएट बनती है, 50% से ज्यादा पे सब्सिडरी बनती है। क्लियर? अब दोबारा यही केस स्टडी सॉल्व करें, सिर्फ एक फिगर चेंज कर रहा हूं, 30% नहीं, ए लिमिटेड ने बी के 60% शेयर बाय किए। मिस्टर एक्स ने बी लिमिटेड से लोन लिया हुआ है, टेक्सटाइल कंपनी से लोन लिया हुआ है। मिस्टर एक्स, क्या अपॉइंटमेंट मिस्टर एक्स की ए लिमिटेड में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मिस्टर एक्स ने बी लिमिटेड से लोन लिया हुआ, इंडेटेड है, तो इसके लिए डिस्क्वालीफाइड। जो इसके लिए डिस्क्वालीफाइड, सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड, तो ए लिमिटेड के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। भाई बात समझ आती है ये? चलिए, बैंक वाला पॉइंट दोबारा सुन लीजिए। अब आपके क्वेश्चन अगर मन बाय मन पूछ लें, पहला इन्होंने बैंक वाला पॉइंट पूछा, अगर हमने किसी क्लाइंट से लोन लिया हो तो हम डिस्क्वालीफाइड हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का लोन है तो डिस्क्वालीफाइड नहीं। मतलब अगर बैंक से लोन लिया है तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है, अगर बैंक के अलावा किसी और से लोन लिया है तो डिस्क्वालीफाइड है। सिंपल, बैंक वाला ये पॉइंट। इंडेटेड में पूछा था ना बैंक वाला पॉइंट, ये क्या क्रेडिट कार्ड वाला पूछा था, ये वाला पूछा था। हाँ, तो हम अगर और क्वेश्चन जी, क्या अगर एक फर्म के 10 पार्टनर हैं, हर पार्टनर ने मिजान बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, एक की आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8 लाख है, एक की 7, एक की 6, एक की 5, एक की 4, एक की 3, इकट्ठा करें तो 1 मिलियन से एक्सीड हो जाता है। इकट्ठा करेंगे? नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड हर एक का अलग-अलग है और वो अलग-अलग लिमिट अप्लाई होगी। इसमें वो इमटेरियल वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा कि इमटेरियल में स्टेटमेंट एग्रीगेट होकर मटेरियल हो जाए तो भी ओपिनियन क्वालिफाइड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अलग-अलग है, अगर इकट्ठे करके अलग-अलग 1 मिलियन से कम है, इकट्ठे करके 1 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो आइडर डिस्क्वालीफाइड नहीं है। जी मेरे भाई, तो 90 डेज में माइनर से अगर 90 डेज में माइनर से मेजर हो जाए फिर डिस्पोज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बल्कि आपके क्वेश्चन की बरकत से मुझे 2 केस स्टडी और याद आ गई। उसने कहा अच्छा केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये केस स्टडी कम और घरेलू झगड़ा ज्यादा लग रहा था। अच्छा, मिस्टर एक्स ऑडिटर है, कंपनी का ऑडिट होने जा रहा है, इसके स्पाउस के पास, अच्छा एक चीज हमें रखेगा, जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ना, ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी अप्लाई होता है, अपॉइंटमेंट के बाद भी। यानी अपॉइंटमेंट के वक्त आपने क्राइटेरिया मीट किया लेकिन बाद में कोई ऊंच नीच हुई ना तो आप हारेगा, ये जेन में रखिएगा। ये नहीं अपॉइंटमेंट का पूरा बाद में जो मर्जी तबाही फेर दे कुछ नहीं होगा, नहीं, ये सारी क्राइटेरिया आपने अपॉइंटमेंट के बाद भी पूरी कर। और 90 डेज की रिलैक्सेशन सिर्फ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है। शेयर होल्डिंग में जो 90 दिन की रिलैक्सेशन दी है ना, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है। अपॉइंटमेंट के बाद अगर आपने शेयर खरीदे फौरन फारेगा। 90 डेज की रिलैक्सेशन एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है,
बाद के लिए नहीं है। केस स्टडी में हुआ क्या, उसने कहा ऑडिटर की सिस्टर है, उसके पास शेयर्स हैं एट टाइम ऑफ मिस्टर एक्स की सिस्टर के पास शेयर्स हैं एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और मिस्टर एक्स ने ए लिमिटेड में ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं, डिस्क्लोज कर दिया। विद इन 90 डेज सिस्टर ने शेयर बेच दिए, एक्स की वाइफ को ट्रांसफर कर दिए, डिस्पोज कर दिए। बताइए, डिस्क्वालीफाई हो गया। हालांकि ना करते डिस्पोज तो वो ज्यादा बेहतर था, वो ज्यादा बेहतर था। यहां पे डिस्पोज करके भला नहीं किया, बल्कि उसको डिस्क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो बाद में भी हमने सेशन ही रखा है 90 दिन के अंदर अगर तो डिस्पोज हुई, वो जो शेयर डिस्पोज हुए, वो डिस्पोज स्पाउस और माइनर चाइल्ड के दरमियान में ही डिस्पोज होते रहे। एक्स के पास शेयर थे, विद इन 90 डेज स्पाउस को कर दिए, बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए, अभी भी वही सिचुएशन है, अभी भी 90 दिन के बाद डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एक्स के पास शेयर थे, उसने माइनर को डिस्पोज कर दिया, विद इन 90 डेज बेच दिए, वही केस में कोई चेंज नहीं है, अभी भी 90 दिन बाद फारग है। लेकिन विद इन 90 डेज स्पाउस के पास शेयर थे, इसने अपने फादर को बेच दिए, तो वैलिड डिस्पोजल है। यानी इन शॉर्ट, अगर डिस्पोजल इन्हीं लोगों के दरमियान में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 डेज में फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्पोजल इनसे बाहर किसी बंदे को करनी चाहिए। क्लियर हो गया ये जी क्वेश्चन? कोई भी कंपनी है, मैं ये बताना चाह रहा था यहां पे इंडेटेड में कि कंपनी अगर इंडेटेड है ना, कंपनी, फिर इसे फर्क नहीं पड़ता जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, जिसका वो अगर उसके टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, क्लाइंट हो जाएगा। तो जिसका ऑडिट करने जा गया वो क्लाइंट हो गया। अगर क्लाइंट के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीद लिए जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लाइंट के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदे जाएं, इन पे ना शेयर्स वाली प्रोविजन लगती है ना इंडेटेडनेस वाली लगती है। शेयर्स वाली क्यों नहीं लगती? क्योंकि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट शेयर है ही नहीं। इंडेटेड वाली क्यों नहीं लगती? क्योंकि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदने से ऑडिटर इंडेटेड नहीं होता, वो कंपनी होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी नहीं है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड ही नहीं होता। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, अगर हम किसी भी बैंक से, कोई भी बैंक का नाम बोल रहे हैं, यूबीएल से लोन लेते हैं अगर हम, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हर बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है लोन देना। लेकिन अगर उसने लोन हमें टर्म्स एंड कंडीशन से हटके दिया, फिर हम डिस्क्वालीफाइड हुए। लेकिन हम डिस्क्वालीफाइड सिर्फ उस बैंक के लिए हुए, यूबीएल के लिए। एमसीबी का ऑडिट कर सकते हैं, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी चाहिए ना। लेकिन केस स्टडी में अगर वो बैंक की बात करता है, आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर उसने खुद से नहीं कुछ कहा हुआ, कि वो ऑर्डिनरी है। अगर प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, यहीं पे रुक जाएं, ऑडिट रिक्वायर्ड है? नहीं है। और अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो फिर वो अलग उसने बता दिया, वो रिक्वायर्ड हो गया, बल्कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, बिल्कुल। अच्छा, एक आईकैप की क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी थी, उसमें एक कंपनी का पेड अप कैपिटल था, प्राइवेट कंपनी थी, पेड अप कैपिटल था 5 लाख, और पूछ रहा था बताओ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है कि नहीं। स्टूडेंट 2 तरह के जवाब लिखते हैं, एक स्टूडेंट कहता है कि ऑडिट कर सकता है, एक कहता है कि इसका तो ऑडिट रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं रिक्वायर्ड, करवाना चाहता है तो पाबंदी है क्या? नहीं पाबंदी, तो करवा ले। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से करवा सकता है क्या? बिल्कुल करवा सकता है। वो भी तो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी क्रेडिट कार्ड है, ये भी तो बैंक इशू करता है, ये भी तो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। एक तरफ आप कहते हैं बैंक से 50 लाख का लोन ले लिया, वो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, उस केस स्टडी में हमने कह दिया कि ऑडिटर क्वालिफाइड है, और दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड में आपने कह दिया कि 11 लाख भी हो गया तो डिस्क्वालिफाइड है। तो ये तजाद नहीं, ये भाईजान लॉ ने कह दिया क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन से एक्सीड करेगा तो डिस्क्वालिफाइड, हमने कहा जी डिस्क्वालिफाइड। लॉ ने कहा बैंक से लोन लिया तो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, नो डिस्क्वालिफिकेशन, हमने कहा नो डिस्क्वालिफिकेशन। लॉ ने कहा 5,500 का बिजली का बिल 4 महीने हो गए पे नहीं किया तो डिस्क्वालिफाइड, हमने कहा डिस्क्वालिफाइड।
ठीक है, आज जैसा है वैसे अप्लाई करेंगे। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा ये आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है ना, इसको रीड कर रहे हैं सारे का सारा, सारे का सारा। इसमें कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो पढ़ ली है ना वो रिवाइज हो जाएंगी, जो पढ़ ली है वो रिवाइज। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में ये लाजमी पढ़ के आना है, पढ़ के आएंगे जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।